हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन चैंपियन। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड वो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि अपने आप में यूनिक है और ये हमेशा से कोटा क्लासरूम में कराए जाते रहे हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, लेट्स बिगिन। इस सवाल को देखते हैं। ये आपका एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये भी आपका एक सेमी इनफाइनाइट वायर है और ये आपका बीच में क्वार्टर सर्कुलर आर्क है। आपसे ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है? ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछा है। ऐसे सवाल अक्सर जेई में आ रखे हैं और कोटा के क्लासरूम नोट्स में ये सवाल शुरू से है, हमेशा से कराया जाता रहा है। जरा ध्यान से देखें। तो इस सवाल को अगर ध्यान से देख रहे हैं तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रिंसिपल फॉलो करता है जिसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। एक कूलम्बिक फोर्स भी फॉलो करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी फॉलो करता है। तो हमें ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा सब की वजह से, उसके बाद उनको वेक्टोरली ऐड करना पड़ेगा, तब हम डिजायर्ड आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले मैं बताऊं कि एक सेमी इनफाइनाइट वायर की कहानी क्या होती है। अगर एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये हमारा सेमी इनफाइनाइट वायर है, यहाँ पर पॉइंट पी है, तो इस सेमी इनफाइनाइट वायर का अगर हमको चार्ज डेंसिटी लैम्डा मालूम है तो इस पी पॉइंट पर इसकी वजह से लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको दो पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। और ई परपेंडिकुलर मतलब जैसे अपन ने चार्ज को रखा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला फोर्स, और ये किसके बराबर आता है? ये बराबर आता है के लैम्डा बाई आर के। और पैरेलल वाला भी किसके बराबर आता है? के लैम्डा बाई आर के। कौन से केस में? जब हमारा सेमी इनफाइनाइट वायर हो, क्योंकि एंगल हमारा ऑलमोस्ट ऊपर और 90 हो जाता है। उसके हिसाब से अपन इसको आंसर करते हैं। आपने इसके फॉर्मूले देखे होंगे कि इनफाइनाइट वायर के चलते कितना होता है, सेमी इनफाइनाइट के चलते कितना होता है, ये फॉर्मूले आपको याद होंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? के लैम्डा बाई आर। और पैरेलल में भी कितना होगा? के लैम्डा बाई आर। पैरेलल मतलब कि जिस डायरेक्शन में अपन इलेक्ट्रिक जो अपन ने चार्ज रखा है ना उसके उसी डायरेक्शन में, पैरेलल या एंटी पैरेलल। तो हमें पता है इस वजह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड इधर की ओर आएगा। क्यों? क्योंकि हमें एक पॉजिटिव चार्ज ही रखकर देखते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजरमेंट करने के लिए एक टेस्ट चार्ज रखते हैं और टेस्ट चार्ज का नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर आता है। उसके दो कंपोनेंट, ये दोनों का हमें वैल्यू मालूम है। ठीक है, और एक आर्क की वजह से क्या होता है? तो एक आर्क अगर यहाँ पे एंगल अल्फा बना रहा है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारे पास इस पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला मालूम है, 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। जिसको इसका डेरिवेशन देखना है वो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकता है। मैंने सर्कुलर आर्क की वजह से पूरा डेरिवेशन आपको कराया कि क्यों यहाँ पर वैल्यू 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2 निकल के आता है। ये पूरा डेरिवेशन हमारे प्रीवियस वीडियो में है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, आप उसमें देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा समझ के कि कैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला निकल के आता है। साथ साथ रॉड के लिए भी डेरिवेशन किया है अपन ने, तो आप उसको भी लर्न कर सकते हैं। फिलहाल अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस ओ पॉइंट पर इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से दो फोर्स लग रहा होगा। एक लग रहा होगा इधर की ओर, दैट इज के लैम्डा बाई आर, और एक नीचे की ओर लग रहा होगा, उसका वैल्यू भी कितना होगा? के लैम्डा बाई आर। इस सेमी इनफाइनाइट वायर के बारे में चर्चा करें तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर ऐसे रखा हुआ है, इसके परपेंडिकुलर ये वाला फोर्स किसके बराबर? के लैम्डा बाई आर। और इसी के पैरेलल यानी कि ये वाला, इसका नेट फोर्स इधर आएगा, पैरेलल वाला इधर आएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज दूर जाएगा, ये बालक तो ये भी बालक, बालक बालक दूर जाएंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? के लैम्डा बाई आर। अब हमें ये दिख रहा है कि ये के लैम्डा बाई आर इस के लैम्डा बाई आर को निपटा देगा, ये के लैम्डा बाई आर ये के लैम्डा बाई आर को निपटा देगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में। डायरेक्शन अपन ने कॉमन सेंस से दिया है, डायरेक्शन अपन ने कॉमन सेंस से दिया है, और मैग्नीट्यूड का वैल्यू अपन को फॉर्मूले से मालूम था। तो वो पॉइंट पर जो नेट फोर्स है किसकी वजह से लग रहा होगा? वो लग रहा होगा केवल और केवल इस सर्कुलर आर्क की वजह से। और सर्कुलर आर्क की वजह से भी मैंने बताया क्या होता है, 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। यहां पर अल्फा कितना है? 90 डिग्री है, साइन 45। यहां से आंसर क्या निकल के आया? 2 के लैम्डा बाई आर साइन 45 यानी 1 बाई रूट 2, ये रूट 2 से रूट 2 गया, रूट 2 के लैम्डा बाई आर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट यहां पर निकल के आया है, रूट 2 के लैम्डा बाई आर। और किस डायरेक्शन में आया है? यहां की ओर आया है। अब देखो कई बार क्वेश्चंस इस तरह आपको घुमा सकता है, वो आपसे ये ना देकर आपको वेक्टर फॉर्म में आपसे आंसर मांगे। तो वेक्टर फॉर्म में आंसर देगा मांगेगा तो क्या करेंगे? ये एंगल मालूम है ना 45 डिग्री, मालूम है कि नहीं मालूम है? 45 डिग्री मालूम है ना, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, तो इसका cos 45 वाला कंपोनेंट इधर आएगा और sin 45 वाला इधर आएगा। ये प्लस x ये प्लस y, तो इसका आंसर लिख सकते हैं रूट 2 के लैम्डा बाई आर साइन 45 ये cos 45 आई कैप
प्लस √2 k लैम्डा बाई आर साइन 45 जे कैप। देखो √2 से √2 निपट गया, तो इसका फाइनल आंसर आपका क्या चला जाएगा, ई नेट विल बी इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में k लैम्डा बाई आर आई कैप प्लस k लैम्डा बाई आर जे कैप। ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में आंसर आ गया और मैग्नीट्यूड वाइज आपका आंसर ये निकल के आया। ऐसे सवाल हमेशा से जेई के फेवरेट रहे हैं, कई बार आए हैं और कोटा क्लासरूम में हमेशा से ऐसे सवाल कराए गए हैं। अब अगला सवाल देखते हैं, वो और इंटरेस्टिंग है। लेट्स मूव अहेड, लेट्स डिस्कस इट। अब जरा ध्यान से देखो, हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि कोई अगर डिस्क है, इसके सेंटर से पी पॉइंट की दूरी पर अगर कोई पॉइंट क्यू है, तो हमें क्या मालूम है, इस पार्टिकुलर पॉइंट क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो तो हम क्या बोलते हैं, हम ये वाला एंगल डिफाइन करते हैं थीटा, और हमें मालूम है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्यू पॉइंट पे वो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको मालूम है क्या, ये आपको मालूम है। अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है कि किसी भी डिस्क की वजह से उसके एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इस सवाल को आसानी से, ये फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में है तो आपको कुछ नहीं करना है। अब आप इस डिस्क को ध्यान से देखें, आप इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, किसकी वजह से, इस 2 सिग्मा की वजह से, प्लस 2 सिग्मा वाले डिस्क की वजह से, फिर इस प्लस सिग्मा वाले की वजह से लिखेंगे और दोनों को वेक्टोरली ऐड कर देंगे। अब मुझे ये दिख रहा है कि प्लस सिग्मा की वजह से भी ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की ओर ही है, और प्लस 2 सिग्मा की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर ही है। तो इन दोनों को डायरेक्टली अपन को जोड़ना है, बीच में एंगल 0 डिग्री है, कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट जुड़ जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो डायरेक्ट जोड़ते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि यहां पर माइनस सिग्मा होता, अगर यहां पर माइनस सिग्मा होता तो आप कैसे डील करते, तब आप डील करने का आपका तरीका बदलता, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस सिग्मा वजह से इधर आता, एक का इधर आता, आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ता। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर हम क्या लिखेंगे, ए पॉइंट पर हम बोलेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस सेम डायरेक्शन में इसका सिग्मा कितना है, 2 सिग्मा है, और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा फॉर्मूला वाला 1 माइनस कॉस थीटा। और चूंकि 1 माइनस कॉस थीटा अपन को पता है सेम ही है दोनों जगह, कॉस थीटा का वैल्यू सेम है, क्योंकि ये डिस्क जो है ये कोएक्सियल है, मतलब एक ही एक्सिस पर है, मतलब इसी को आगे बढ़ा दिया, मतलब थीटा का वैल्यू इसके लिए भी कॉस थीटा वही है और इसके लिए भी कॉस थीटा वही है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको डायरेक्टली जोड़ देंगे, कॉमन लेते हैं हम लोग सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को, ये 2 से 2 गया, और 1 माइनस कॉस थीटा को अगर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1/2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3/2, एक और आधा क्या डेढ़ ना, 3/2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। अच्छा सर जी, ये तो फाइनल आंसर बहुत इजी सवाल हो गया। हाँ, सवाल इजी इसको बोल सकते हो, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड करना चाहे तो कॉस थीटा के टर्म में आंसर ना देकर आपसे क्या पूछे, ये डिस्टेंस आपका r1 है, ये पूरा डिस्टेंस r2 है, और ये पूरा डिस्टेंस आपको l दे दे, और इसके बाद इनके टर्म्स में आंसर पूछे तो आप क्या करेंगे, कॉस थीटा को लिखेंगे r1 बटा इसका रेडियस कैपिटल R है, अंडर रूट ऑफ r का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर। उस तरह से टर्मिनोलॉजी के अंदर जेई वाले आपके साथ खेल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉन्सेप्ट यही है, मेरा टारगेट यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्रैक कराना था, कॉन्सेप्ट क्रैक हो गया है। अब इसी के बेसिस पर एक बहुत ही अच्छा सवाल डिस्क वाला, जिसके अंदर उन्होंने एक्स वाई एक्सिस भी लिया है, उस सवाल को देखते हैं, और वो सवाल हमारे टीचर्स ने हमारे टाइम पे कराया था मेरे क्लासरूम के अंदर। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पर 2 डिस्क है, एक डिस्क इन्होंने वाई एक्सिस पे रखा है, दूसरा डिस्क इन्होंने एक्स एक्सिस पे रखा है। इसका जो सेंटर है वो 0, r√3, 0 है, और इसका जो सेंटर है वो 0, माइनस r/√3 है, क्योंकि माइनस एक्सिस के अलॉन्ग है और 0 है, और इसका जो एरियल चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी -2 सिग्मा है। एरियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी एक ही बात है। ये जो पार्टिकुलर सवाल है ये कोटा के नोट्स का सवाल है। इनफैक्ट जब मैं पढ़ रहा था तब मेरे क्लास में क्वेश्चन कराया गया था, और ये क्वेश्चन कराया था मुकीम खान सर ने, जब उस टाइम वो एलएन में पढ़ा रहे थे, आजकल वो इटूस इंडिया पे एक एजुकेटर है। ओके, अब इस सवाल को देखते हैं। हमसे बोला क्या है, हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन पर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डिमांड करी गई है कि बताओ ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब ऐसे सवाल को करने का तरीका क्या है, ऐसे सवाल को करने का तरीका है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हमको पता है कि अगर हमने इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया और दोनों को फिर वेक्टरली ऐड कर देंगे तो हमारा काम
बन जाएगा। ठीक है, अभी एक सवाल अपन ने कोएक्सियल डिस्क वाला देखा था, वहां भी अपन ने वो फॉर्मूला यूज किया था। कौन सा फॉर्मूला यूज किया था कि किसी डिस्क की वजह से उसके सेंटर वाले लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। अभी मैंने वो बताया था। ठीक है, चलिए, तो इस डिस्क की वजह से यहां पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहे हैं तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाहिर सी बात है इधर हो रहेगा। क्यों इधर क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे चार्ज माइनस है, नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर नहीं आएगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किस ओर आएगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस ओर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चार्ज माइनस है, तो यहाँ पे चार्ज कैसे रखते हैं? टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर की ओर आएगा। यहाँ पर पॉजिटिव सिग्मा है प्लस सिग्मा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की ओर आएगा, और इन दोनों को वेक्टरली ऐड करेंगे तो हमारे पास नेट आंसर आ जाएगा, या फिर वेक्टर के फॉर्म में भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है इस ओरिजिन पे। तो हमें पता है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है किसी भी डिस्क की वजह से, इस पॉइंट की वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डिस्क जो वाई एक्सिस पर है, सिग्मा बाई सिग्मा इसका है 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, ठीक है, समझ में आता है। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा है, तो हमारे पास क्या कॉस थीटा का वैल्यू है? क्या हमारे पास कॉस थीटा का वैल्यू है? थीटा कौन सा एंगल होता है? हमने अभी पढ़ा था, डिस्क हमारा ये है, इसको सेंटर से ज्वाइन करने वाला लाइन, ये वाला एंगल हमारा क्या होता है? थीटा होता है, जो कि सेंटर से जाने वाला पैरेलल लाइन है, उसके हमारा जो इन पॉइंट है उसको अपन ने जिस पॉइंट से जोड़ रखा है, तो ये वाला एंगल हमारे पास थीटा होता है। मतलब हमें इस वाले एंगल की दरकार है। तो क्या ये एंगल निकालना पड़ेगा? नहीं, ये एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों क्यों ये जरूरत है? क्योंकि हमारे पास कॉस थीटा की जरूरत है, ना कि अपन को इस थीटा एंगल की जरूरत है। तो कॉस थीटा तो हम जज कर सकते हैं। कैसे जज कर सकते हैं? जरा इस पार्टिकुलर फिगर को ध्यान से देखो, तो क्या ये डिस्टेंस हमारे पास है? क्या ये डिस्टेंस हमारे पास है? इसका कोऑर्डिनेट क्या है सेंटर का? r√3 0, r√3, 0, यानी x के लॉन्ग 0, z के लॉन्ग 0, यानी ये दूरी y एक्सिस के लॉन्ग वाला दूरी ही तो कितना है? r√3 है ना? ये समझ में आता है बात? तो ये दूरी हमारे पास r√3 है, और ये दूरी कितना है? ये दूरी हमारे पास r है, अपन को बोल रखा है ना बोथ दिस का रेडियस r। तो हम यहाँ से tan थीटा निकाल सकते हैं। अगर मैं tan थीटा यहाँ से निकालना चाहूं तो tan थीटा विल बी इक्वल टू r डिवाइडेड बाई r√3 विच विल बी इक्वल टू 1/√3। और अपन को बचपन से बात पता है कि tan 30 डिग्री ही 1/√3 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें ये एंगल मिल गया। ये एंगल कितना मिला? 30 डिग्री, यानी cos 30 यहाँ पे रखेंगे तो y की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1 माइनस कॉस 30, और cos 30 का वैल्यू बचपन से हमें मालूम है 9वीं कक्षा से। वो क्या मालूम है? cos 30 का वैल्यू अपन को क्या मालूम है 9वीं कक्षा से? √3/2। तो ये हमारा √3/2 आ गया। ठीक है, अब ये हमारा जो आया इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्क की वजह से कौन से लॉन्ग आया? किस डायरेक्शन के लॉन्ग आया? इस डायरेक्शन के लॉन्ग आया। इस डायरेक्शन को अगर वेक्टर में नाम देना है तो क्या बोलेंगे? ये प्लस जे तो ये माइनस जे, तो ये हमारा माइनस जे के लॉन्ग आया है, इसको माइनस जे कैप लिख दिया। ठीक है, अब इस पार्टिकुलर की वजह से किधर की ओर आएगा? माइनस आई की ओर आएगा, ये अपन ने जज कर लिया। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं क्या वो पॉइंट पे? हाँ, लिख सकते हैं, ई ड्यू टू एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्क है उसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू कितना है? माइनस का 2 सिग्मा, यानी यहाँ पे अपन 2 सिग्मा लिख देंगे। ओके, अच्छा, यहाँ माइनस 2 सिग्मा क्यों नहीं लिख रहा मैं? ध्यान समझिएगा कॉन्सेप्ट को, मैं जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट ये जो अपन ने डायरेक्शन अपना कॉमन सेंस से दे दिया ना, डायरेक्शन जो अपन ने अपना कॉमन सेंस से दे दिया, तो अपन साइन के साथ नहीं रखेंगे। अपन साइन के साथ चार्जेस को नहीं रखते। क्यों नहीं रखते साइन के साथ? क्योंकि साइन क्या करेगा? इसका डायरेक्शन ही तो बताएगा ना। अगर आप वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे हैं तब जरूरत है आपको साइन का, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्शन अपने कॉमन सेंस से डिसाइड कर रहे हैं, तो केवल मैग्नीट्यूड का हम यहाँ से वैल्यू निकाल रहे हैं 1 माइनस। अच्छा, यहाँ पर भी कॉस अल्फा, ये कौन सा एंगल है? ये एंगल अल्फा है। इस कॉस अल्फा को निकालने के लिए हम चाह रहे हैं, तो हमें इस बार क्या मालूम है? ये हमारे पास ये हमारा ऐसा कुछ है, ये हमारा माइनस r/√3 0, 0 है। ठीक है ना? ये हमारा माइनस r/√3 की दूरी पर है। ये हमारा दूरी कितना है? माइनस r/√3। डिस्टेंस की बात करें तो r/√3 केवल लेंगे, और ये वाला डिस्टेंस कितना है? r के बराबर है, क्योंकि डिस्क का रेडियस क्या बोल रखा है? r।
तो यहाँ से अगर हम tan अल्फा निकालना चाहें, यहाँ से अगर हम tan अल्फा निकालना चाहें तो क्या निकल के आएगा, tan अल्फा निकल के आएगा, tan अल्फा विल बी, यहाँ से ये r डिवाइडेड बाई r बाई √3 विच विल बी इक्वल टू √3, मतलब अल्फा का वैल्यू कितना निकल के आया, 60 डिग्री निकल के आया ना, tan 60 तो √3 होता है, मतलब ये वाला वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री के बराबर है। अब ये वाला वैल्यू अगर 60 डिग्री के बराबर है तो इस सर्कुलर डिस्क की वजह से यहाँ पे फोर्स जो इस ओर आएगा, ये इस ओर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे -2 सिग्मा हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर आएगा 1 माइनस कॉस अल्फा यानी 1 माइनस कॉस 60, और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो Ex विल बी ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2 यानी कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है वो पर, तो आप क्या बोलेंगे, वेक्टर फॉर्म में, ये हमारा माइनस आई कैप को लॉन्ग है तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप प्लस, और अगर हमारा जे कैप को लॉन्ग कौन सा है, ये वाला टोटल है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस √3/2 जे कैप। ये आपका हमारे पास नेट आंसर आ गया ओरिजिन पर वेक्टर फॉर्म में। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड पूछा तो हमारे पास इसके लॉन्ग पता है, इसके लॉन्ग पता है, दोनों के बीच में एंगल 90 पता है, वेक्टरली जोड़ देंगे √, अगर मैग्नीट्यूड पूछा तो √, Ex का स्क्वायर प्लस Ey का स्क्वायर, यहां से हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल जो कोटा के क्लासरूम के स्पेशलिटी यही है कि आपको हर तरह के सवाल का फ्लेवर मिलता है, चाहे सवाल दिखने में कितना भी टफ हो, यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, यहाँ पर आपको उन चीजों का कॉन्सेप्ट को सिखाया जाता है जिससे आपका अपब्रिंगिंग इनहैंस हो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, वो भी बहुत अच्छा सवाल है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ये हमारा ये थीटा एंगल है, और अपन ने क्या किया ना, इस इंक्लाइन प्लेन पे एक व्हील रखा है, यहाँ पे चार्ज है +q और यहाँ पे चार्ज है -q, और ये पूरा जो पूरा सिस्टम है एक अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में है। कहाँ है, अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में। हमसे बोला है सवाल के अंदर, यदि जो हमारा व्हील है, इफ व्हील इज इन इक्विलिब्रियम, यदि व्हील हमारा इक्विलिब्रियम में है तो आप हमें E का वैल्यू बताएं। ये भी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या बोला है, ये एक व्हील है, इस पे +q चार्ज इधर है, -q चार्ज इधर है, ये एंगल थीटा है, और जो सरफेस है ये हमारा रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है। आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछा है। आप अगर ट्राई करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें। चलिए देखते हैं इस सवाल को। अब इस व्हील पर क्या ये व्हील कोई पॉइंट मास है, नहीं, कोई पॉइंट मास नहीं है। इसका मास अपन को दे रखा है m है, इसका मास क्या है, m है। ठीक है, इसका मास अपन को दे रखा है, तो इसका मास अगर m है तो अगर हमें इस पार्टिकुलर सवाल को सॉल्व करना है तो अपन को किसके थ्रू जाना पड़ेगा, FBD के थ्रू जाना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पे है। अच्छा, अब ये व्हील है, व्हील मतलब समझते हो ना, व्हील, ये हमारा व्हील, ठीक है ना। तो इस व्हील, अगर ये व्हील रोटेट नहीं कर रहा है, रोटेट इन द सेंस क्या, ये मूव नहीं कर रहा, नीचे नहीं जा रहा, मतलब रोटेट नहीं कर रहा, तो इसके ऊपर नेट टॉर्क किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस करने पर क्या 0 के बराबर आएगा। अगर ये डिस्टेंस हमारे पास r है और ये डिस्टेंस हमारे पास r ही होगा ना, रेडियस है इस व्हील का, तो हमसे पूछा है कि बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है। पहले तो आपको ये मीनिंग समझ में आना चाहिए कि वर्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मीनिंग क्या है। वर्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मीनिंग ये होता है, सपोज करिए इस डायरेक्शन में हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर अगर अपन ने q चार्ज लाया, तो अगर +q लाया तो इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा प्लस में q इंटू ई, यदि -q चार्ज लाया तो इधर डायरेक्शन में लगेगा माइनस का q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगेगा, जब हमारा -q आएगा, जब +q रहेगा तो हमारे पास उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस पार्टिकुलर सवाल के अंदर हमारे पास इस व्हील के अंदर डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पे एक +q रखा है अपन ने, एक -q रखा है। अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो इस पर सारे फोर्सेस को देखें तो एक सेंटर पे फोर्स लग रहा होगा हमारा mg sin थीटा, mg sin थीटा। ओके, ये तो पता है आपको, जैसे हमारा सिंपल ये ब्लॉक रखा होता है जिसपे mg sin थीटा लगता है ना, वैसे यहाँ पर भी mg sin थीटा लगेगा। इसके सेंटर में पूरा मास को अपन ने कंसंट्रेटेड मान लिया, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, मान सकते हैं। mg sin थीटा इस ओर लग रहा है, और अगर ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है,
तो एक Q है, इस Q पर इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा लग रहा होगा, Q इंटू ई लग रहा होगा ना, Q इंटू ई लग रहा होगा। अब जरा ध्यान से देखो, हम क्या कर रहे हैं, इस व्हील का FBD देख रहे हैं। हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि अपन किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं, टॉर्क को जीरो कर सकते हैं। अब मुझे वो दिख रहा है कि यहाँ पर एक फ्रिक्शन आ रहा होगा पिक्चर के अंदर, क्योंकि हमारा जो सरफेस है वो रफ है। हम इस फ्रिक्शनल फोर्स का इंपैक्ट को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखें। कौन से पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। अगर अपन इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। प्लस क्यूई ऊपर की ओर आया, अगर इसके ऊपर फोर्स लगता तो माइनस क्यू आएगा नीचे की ओर। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और चार्ज का नेचर कैसा है, निगेटिव है, तो जो हमारा फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ई फोर्स क्यूई फोर्स यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर हमारा क्यूई नीचे है। अब इस क्यूई फोर्स से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट ही हम टॉर्क बैलेंस करना चाह रहे हैं। इस पॉइंट को अपन ने नाम दिया पी। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है व्हील, तो टॉर्क अबाउट पी मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास अगर टॉर्क लिखना है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ या आर परपेंडिकुलर एफ, यही ना। तो आर क्रॉस एफ होता है, यानी हमारा जो आर है उसके परपेंडिकुलर वाला फोर्स चाहिए। लेकिन जो क्यूई फोर्स है, क्या वो इस आर के परपेंडिकुलर है, नहीं। तो क्यूई के दो कंपोनेंट करने चाहिए अपन को। इस क्यूई के दो कंपोनेंट जब हम करेंगे, इस क्यूई के दो कंपोनेंट हम करेंगे, एक कंपोनेंट तो इस ओर आएगा और एक कंपोनेंट इस ओर आएगा। इसको ये mg sin थीटा इसको इधर रोटेट कराना चाह रहा है, और ये वाला जो कंपोनेंट क्यूई का आएगा वो इधर रोटेट कराना चाह रहा है, और दोनों कहीं नहीं रोटेट करा पा रहा है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। ये तो समझ में आता है, सिंपल सा बात टॉर्क वाला। ठीक है ना, थोड़ा सा रोटेशन इंट्रोड्यूस कराया है ताकि आपको लगे कि हाँ क्वेश्चंस के अंदर रोटेशन यूज कराए जा सकते हैं। और आपको ये बात तो अच्छे से पता है कि जेईई एडवांस की खासियत है कि वो मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनाते हैं, जिनके अंदर वो 2-3 चैप्टर को मर्ज करते हैं, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ही तो यूज किया उन्होंने रोटेशन का, कि अगर कोई बॉडी जैसे कोई बॉडी है वो रोटेशन में है, क्या है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है ये बॉडी व्हील है, तो अगर कोई रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या होता है, 0 होता है। ये बात तो आपको पहले दूसरे लेक्चर में रोटेशन के पता चल जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद ये लेक्चर आता है। ठीक है, अगर आप उसके भी डिमांड करेंगे तो आप नीचे मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मुझे रोटेशन के वो बेसिक लेक्चर्स चाहिए, आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए, अब इस क्यूई के दो कंपोनेंट करना है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, हमारे पास ये वाला लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, ठीक है ना, ये वाला लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, तो ये वाला लाइन जब आगे बढ़ाया तो हमें ये पता है कि ये वाला लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। बना रहा है कि नहीं बना रहा है, मैंने कहा हाँ बना रहा है। ये वाला लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच दिया। अब ये थीटा तो ये भी थीटा, ओके। ये वाला एंगल 90, तो ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा। अब ये एंगल 90 माइनस थीटा, अब ये पूरा का पूरा एंगल 90, तो ये एंगल थीटा। यानी कि क्यूई का एक कंपोनेंट आएगा क्यूई कॉस थीटा इस ओर, और इधर कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा क्यूई साइन थीटा। क्या आएगा, क्यूई साइन थीटा। अब ये क्योंकि लाइन के लॉन्ग है क्यूई कॉस थीटा, तो इसका इंपैक्ट टॉर्क में तो नहीं पड़ेगा। अच्छा, पी पॉइंट के बाद टॉर्क लिखते हैं, एमजी साइन थीटा आर दूरी पर है, तो आर इंटू एमजी साइन थीटा, ठीक है, प्लस या माइनस। ये इसको अगर अपन ने पॉजिटिव माना है तो इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव मानेंगे तो इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा, इसको अभी अपन ने पॉजिटिव माना है तो ये डायरेक्शन को अपन नेगेटिव मानेंगे, माइनस क्यू साइन थीटा, डिस्टेंस कितना है 2r है, ये r और 2r इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो, हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी है। हमें यहाँ पे क्या क्या कॉमन दिख रहा है, r कॉमन दिख रहा है, हटा दो। साइन थीटा कॉमन दिख रहा है, हटा दो। फाइनली क्या बचेगा, mg इज इक्वल टू 2qe। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आया, mg बटा 2q। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आया, mg बटा 2q। ये आपके ऑप्शन में होगा और आप इसको टिक कर देंगे और +4 लेकर आ जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट आपको, किस तरह अपन इस सवाल को सॉल्व किया, किस तरह अपन इस सवाल को सॉल्व किया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाया। अब चूंकि आप जेईई 2022 के काफी नजदीक हैं, तो आपके ये सारे कॉन्सेप्ट तो अच्छे से पता होंगे ही होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वो सवाल भी बहुत यूनिक है, कोटा में हमेशा से हमारे क्लासरूम्स में कराया गया है, आपको वो सवाल देखकर भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए लेट्स डू दैट। ओके, लेट अस सी दिस क्वेश्चन।
if the charge minus q is slightly displaced from the center of the uniformly charged circular ring। ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग है, इसके सेंटर पे एक चार्ज है माइनस क्यू या माइनस क्यू नॉट। हमको इस पार्टिकल का जो चार्ज पार्टिकल है ये एसएचएम करेगा, उसका अपन को टाइम पीरियड पूछा है ना, टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। तो सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा क्या ये पार्टिकल एसएचएम करेगा, क्या ये पार्टिकल एसएचएम करेगा, उसके बाद ही तो हम बोल पाएंगे कि एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा। और ये भी बड़ा नायाब सवाल है, हमेशा से कोटा के क्लासरूम नोट्स में रहा है ये सवाल। ठीक है, तो ये माइनस क्यू नॉट है ना, इस माइनस क्यू नॉट को इधर उधर अपन डिस्प्लेस करेंगे तो क्या अपन को दिखता है, उसके बाद तो अपन जज कर पाएंगे एसएचएम। सपोज करो इस माइनस क्यू नॉट को अपन ने थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया, जैसे ही आप माइनस क्यू नॉट को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करोगे, आपको पता है, क्या पता है आपको, कि हमारा जो सर्कुलर रिंग होता है यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की ओर आता है किसी टेस्ट चार्ज को रखा तो। अब यहाँ पे माइनस क्यू नॉट, इस माइनस क्यू नॉट की वजह से फोर्स किधर की ओर आएगा, मैंने कहा फोर्स तो यार इधर की ओर आ जाएगा, क्योंकि किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस क्यू नॉट पे। ये माइनस चार्ज है, पॉजिटिव रिंग है, अट्रैक्शन इधर की ओर आएगा, तो इधर की ओर हमारा फोर्स आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस क्यू नॉट है हमारे पास, यहाँ पे चार्ज कैसा है, निगेटिव है, उस माइनस क्यू नॉट को ही तो अपन ने यहाँ पर लाया है। ठीक है, और हमें पता है F इज इक्वल टू Q डॉट E, और ये फॉर्म जो अपन लगाते हैं तो अपन वेक्टर फॉर्म लगाते हैं, माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर Q को साइन के साथ रखेंगे, और ये सब समझ में नहीं आता तो सीधा दिख रहा है यार ये क्या है, ये पॉजिटिव है और ये माइनस क्यू क्या है, निगेटिव है, ये बालक है और ये बालिका है, तो बालक बालिका में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये अट्रैक्शन होगा तो ये इधर जाना चाहेगा, जाना चाहेगा कि नहीं जाना चाहेगा, चाहेगा ना। तो ये जाते जाते जैसे ही सेंटर में पहुंचेगा, तो अब सेंटर में पहुंचने के बाद क्या होगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो, फोर्स क्या हो गया, जीरो। लेकिन चूंकि अपन ने स्लाइटली डिस्प्लेस किया था तो यहां से यहां तक आने में इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गया होगा, क्या हो गया, आ गया होगा कुछ ना कुछ वेलोसिटी। जब वापस सेंटर पे पहुंचा तो ये चाहता है सेंटर पे रुक जाऊं, इक्विलिब्रियम जैसा कुछ है, यहाँ पे हमारे पास कोई फोर्स नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। सेंटर पर किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, उसके पास क्या आ गया है, यहां से इधर आने के बाद वेलोसिटी आ गया है, तो चाह कर भी रुक नहीं पाएगा और आगे बढ़ जाएगा। और जैसे ही उसने सेंटर क्रॉस करके यहाँ पर पहुंचा, अब वो यहाँ पर पहुंचा तो उसे दिख रहा है मैं हूं नेगेटिवली चार्ज, ये रिंग है पॉजिटिवली चार्ज, ये इधर आ जाएगा, ये इधर की ओर फोर्स लग जाएगा। तो जैसे ही वो रेस्ट पर आना चाहेगा, रेस्ट पर आएगा, तुरंत वापस सबको इधर की ओर इसे चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स अब इधर की ओर है। वापस जब ये सेंटर पे पहुंचेगा तो सेंटर पे फिर से वही कहानी, इधर से इतना दूर ट्रेवल करने के बाद जो फोर्स के कारण इसके पास क्या आ गया है, इस चार्ज पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी आ गया है, तो फिर ये सेंटर पे रुक नहीं पाएगा, फिर ये इधर जाएगा और ये फाइनली क्या करेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। मतलब ऑसिलेशंस तो हो रहे हैं, मतलब ऑसिलेशंस तो हो रहे हैं। ऑसिलेशंस जज करना आया आपको, ऑसिलेशंस कैसे जज करते समझ में आया। अपन ने इसको स्लाइटली पहले शांति से ये प्लेस था माइनस क्यू नॉट चार्ज सेंटर पे, कोई टेंशन नहीं, इसको हमने छेड़छाड़ किया इसके साथ, हमने क्या किया, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, मतलब रेडियस ए है इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, ये ज्यादा हम दिखा रहे हैं आपको समझाने के लिए, तो ये स्लाइटली डिस्प्लेस किया, तो हमें क्या मिल रहा है, ऑसिलेशंस मिल रहा है। ऑसिलेशन मतलब जब अपन ने इधर किया तो इस पे फोर्स इधर की ओर लग रहा है, तो ये इधर वापस आना चाहेगा, जब ये सेंटर पे पहुंचा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी है, इसकी वजह से आगे बढ़ गया, आगे बढ़ा, जब ये आगे बढ़ा तो वापस ये इधर रिंग की ओर भागेगा क्योंकि इस पे चार्ज नेगेटिव है और रिंग पॉजिटिवली चार्ज है, बालक बालिका, और ये इधर की ओर आगे बढ़ेगा। अब जैसे ही ये अपन ने ऐसा देखा तो हमें पता चल गया ऑसिलेशंस हो रहा है। अब ये क्या ये ऑसिलेशंस एसएचएम है या नहीं है, इसको कैसे जानेंगे, तो हमको पता है कि यदि नेट फोर्स किसी पार्टिकल पर माइनस के एक्स के डायरेक्टली बराबर आ जाए तो ये जो ऐसा फोर्स हो तो हम बोलेंगे कि हमारा जो पार्टिकल है वो क्या है, एसएचएम करेगा, ये तो पता है ना, यानी एफ शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ओके, क्या ऐसा हो रहा है, देखते हैं। अब इस पार्टिकल पर हम क्या लिखने वाले हैं, फोर्स लिखने वाले हैं, तो फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई होता है। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है इस पॉइंट चार्ज पे, और चार्ज इसका माइनस क्यू नेचर पे है, यानी कि
इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था और चार्ज इधर है, मतलब हमारे पास इसको हम लिखना पड़ेगा माइनस क्यू, या फिर डायरेक्ट लिख दो ई का वैल्यू। ई का वैल्यू हमको रिंग के चलते मालूम है कि इसके एक्सिस पे, जो रिंग पे किसी भी रिंग का पॉजिटिवली यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज रिंग है, इसके वजह से आर दूरी पर या एक्स दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, यही होता है ना। ये हमारा होता है किसी भी रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पर भी वही है, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया था तो यहाँ पे माइनस क्यू क्यों कोई साइन के साथ रखा, अपन ये वेक्टर फॉर्म लगा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, के क्यू बाई, ये हमारा इस पार्टिकुलर जो हमारा पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, इस पे ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखे, माइनस को इधर रख लेते हैं, ये हमारा आ गया के क्यू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और आर यहाँ पे क्या है, रेडियस है, और रेडियस का वैल्यू क्या दिखा है क्वेश्चन के अंदर, ए दिया है। अब चूंकि अब अगर मैं बोलूं क्या ये एसएचएम है, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स यहाँ नीचे भी आ रहा है। अब जब एक्स यहाँ नीचे भी आ रहा है तो ये एसएचएम कैसे हो सकता है, ये एसएचएम तो हो ही नहीं सकता, इस एक्स को यहाँ से गायब होना पड़ेगा तब ये एसएचएम होगा। उसके लिए आपको ये कंडीशन क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ए काफी बड़ा है एक्स के रिस्पेक्ट में। अच्छा, ए बहुत बड़ा है, ये बोलेगा, क्या बोलेगा, मैं बहुत छोटा हूं। ये एक्स बोल रहा है ए से कि मैं बहुत छोटा हूं, मुझे छोड़ दो। तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये एक स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो ये निकल के आएगा एफ बराबर के क्यू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर का पावर 3/2 विच विल बी इक्वल टू ए क्यू। अब एक माइनस साइन भी था। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये फॉर्म f इज इक्वल टू माइनस ऑफ के डैश एक्स जैसा नहीं हो गया, क्या हो गया ना, हो गया ना। अब हम बोल सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है हमारा एसएचएम कर रहा है विथ कांस्टेंट ये। और एसएचएम का टाइम पीरियड क्या आपको मालूम है, किसी भी एक पार्टिकल का अगर कोई पार्टिकल हमारा एसएचएम कर रहा है तो उस पार्टिकुलर एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होता है, उस पार्टिकुलर एसएचएम का टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। यदि इसका मास m था तो यहाँ पर m आ जाएगा, और k डैश का वैल्यू भी अपन ने देखा, ये है टोटल, ये आ जाएगा k q q बाई ए क्यूब। ये हमारा एसएचएम का टाइम पीरियड निकल के आया है। अब जेई के अंदर कई बार इसके साथ छेड़छाड़ हुई है, आपसे कई बार कैसे कैसे सवाल पूछा है, कई बार उन्होंने आपसे मास दे दिया है, टाइम पीरियड पूछा है, कई बार टाइम पीरियड देकर आपसे कुछ और निकलवाया है, तो कई बार इसके साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये एसएचएम का टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इसके लिए भी एक स्पेशल सीरीज ले आएंगे एसएचएम का भी, और आपको एसएचएम के भी सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। आई होप आपको ये कोटा के क्लासरूम क्वेश्चंस बहुत औसम लगे होंगे, बहुत झकास लगे होंगे, और ऐसे क्वेश्चंस देखने के बाद आपको मन कर रहा होगा जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो सोचे नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। That's all for today. Thank you. Very all the best.